हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा वीडियो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है। और वैसे तो आपको सारे सिलेबस में सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेने चाहिए। वो मददगार साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, आपको स्कोर करवाते हैं। तो चले हम वीडियो बनाने। ध्यान रखना, हमारे पास ये वैसे तो लेंथी सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बहुत लेंथी है। ध्यान रखना, बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस है। फिर मैं इसमें थोड़ा संक्षिप्त में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में देखिए, जो एस ब्लॉक से रिलेटेड यूनिट है, एस ब्लॉक से रिलेटेड यूनिट है, इसमें आपको मैं समझता हूँ आईपीई इंपॉर्टेंट रहेगा। आईपी का मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब अक्रिय यौगिक प्रभाव, इसको आप क्लियर करें। इसमें दूसरा आपके लिए है डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये विकर्ण संबंध है। विकर्ण संबंध से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। और लिथियम एल्यूमिनियम का ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ डायगोनल, ये क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ईडीटी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ईडीटी एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड। ईडीटी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। ईडीटी का स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। स्ट्रक्चर मैंने अब वीडियो बना कर आपको पहले ही बना दिया है। और यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब एस ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, मतलब संकुल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ क्राउन ईथर की संरचना पूछी जा सकती है। और यहाँ पर क्रिप्टेट्स की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। और ग्राउंड ईथर क्रिप्टेट्स से यहाँ पर क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेस हैं। फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण का बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये दोनों ज्वाला टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है। फ्लेम टेस्ट। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब संकुलन प्रवृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ से और ओवरऑल ये दो एल्किल मेटल्स एंड एल्किल क्रस्ट मेटल्स, मतलब क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। तो एल्किल मेटल और एल्किल क्रस्ट मेटल, इन दोनों की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। इनके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपके प्रबल चांस है पूछने के। वैसे तो आपको सब कुछ करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने थोड़ा बनाया, प्रयास किया। अब यूनिट सेकंड की हम बात करें। यूनिट सेकंड में इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो देखें। यूनिट सेकंड भाई बहुत बड़ी यूनिट है, और यूनिट सेकंड रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो यूनिट फर्स्ट थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड थी, और यूनिट सेकंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड है। और यहाँ पर तीन सेक्शन डिवाइड है यूनिट। इसमें पहला सेक्शन तो एल्कीन वाला भाई, पहला सेक्शन तो एल्कीन है। इस एल्कीन से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखें। प्रिपरेशन मेथड तो ये आपको महत्वपूर्ण है। ये प्रिपरेशन मेथड रिएक्शन तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एल्कीन बनाने की विधियां कोई सी आ सकती है। बेसिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर किया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेरी नजर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म सही पूछा जाएगा, मतलब एल्कोहलों के निर्जलीकरण करने से एल्कीन का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पर देखिए सेटजेफ रूल, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेटजेफ रूल मतलब सेटजेफ का नियम पढ़ना है आपको। हाफमान इलिमिनेशन मतलब हाफमान विलोपन।
ये महत्वपूर्ण है। मार्कोनी आप जो आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ पर भी आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। मार्कोनी आप रूल, मार्कोनी आप रूल तो एक ऐसा इस तरह का नहीं रूल है कि आपको हर जगह हेल्प करेगा। ये कम से कम 1-2 नंबर क्वेश्चन तो हर पेपर में हर एग्जाम में आता है ज्यादातर। यह समझ लेना आप कोई सी 11-12 से लेकर BSc MSc तक कहीं भी चल जाओ, मार्कोनी का पूछा जाता है। एपॉक्सीडेशन में पिरलेस रिएक्शन यहाँ पर पूछी जा सकती है, एपॉक्सीडेशन और यहाँ पर पिरलेस रिएक्शन, पिरलेस अभिक्रिया यहाँ पर पूछी जा सकती है। पिरलेस रिएक्शन यहाँ पूछी जा सकती है। ओजोनोलाइसिस, अभी तो ध्यान रखना भाई ये एल्कीन में ही है। ओजोनोलाइसिस ओजोनी अपघटन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीमर्करीकरण रिडक्शन, ये रिएक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण बनती है। ये एल्कीन में एल्कीन से रिलेटेड थी। इसमें एक सेक्शन तो एल्कीन का है, एक सेक्शन यहाँ पर डाइईन का है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एल्कीन वाली बात बताई मैंने अभी आपको। अब इसके बाद डाइईन वाली बात हम करते हैं। डाइईन में क्या महत्वपूर्ण है, इसी यूनिट सेकंड की बात कर रहा हूं, बहुत लंबा सिलेबस है। डाइईन्स में ध्यान रखना, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। पहली बात तो क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन में यहाँ पर 3 टाइप की डाइईन्स होती है। आपको पता है क्यूमुलेटिव है, कॉन्जुगेटिव है और आइसोलेटेड है। मतलब संचयी, संयमित और विलगित डाइईन क्लासिफिकेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पर नोमेनक्लेचर, नामकरण। इसके बाद यहाँ पर हम देखें, बात करें, एक रिएक्शन है डील्स-एल्डर। डील्स-एल्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डील्स-एल्डर रिएक्शन। पॉलीमेरिजेशन मतलब बहुलकीकरण अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलकीकरण ध्यान रखना, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, आइसोप्रीन है। यहाँ पर देखो आइसोप्रीन, नियोप्रीन, रबर, ये सब रबर में भी देखो गट्टा पर्चा, हैविया, ये रबर, और रबर में ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये रबर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए रबर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर टेफ्लॉन, और जिगलर नेटा कैटेलिस्ट, जिगलर नाटा पूछा जाता है। जिगलर नाटा आता है भाई, आप बिल्कुल जिगलर नाटा को बिल्कुल नहीं छोड़ा इस तरह से। इसी में ये पॉलीमेराइजेशन है, तो है ना, पॉलीमेराइजेशन चीज पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। और भी यहाँ पर पॉलीप्रोपीन है, बाइनल क्लोराइड है, PVC है, पॉलीबाइनल क्लोराइड, ये आपसे पूछे जा सकते हैं डाइईन्स में। पॉलीमेराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो, इसी में आपके है तीसरा इसका पार्ट है। अभी तो सेकंड यूनिट चल रहा है, तीसरा पार्ट में दोस्तों एल्काइंस है। एल्काइन तीसरा पार्ट है यूनिट थर्ड का, बहुत लंबी यूनिट है। और इसमें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहिए ऑक्सीडेशन, पॉलीमेराइजेशन यहाँ भी महत्वपूर्ण है भाई। पॉलीमेराइजेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये यूनिट सेकंड की बात करी है मैंने, बहुत बड़ा सिलेबस है। यूनिट थर्ड की बात करता हूँ भाई। यूनिट थर्ड से आपको पढ़ना चाहिए। यूनिट थर्ड भी बहुत बड़ी है। इसमें पहला जो सेक्शन है एरिन एंड एरोमेटिसिटी, एरिन एंड एरोमेटिसिटी फर्स्ट सेक्शन, एरिन एंड एरोमेटिसिटी। और देखना इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है पहला, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहां पर है हकल रूल, हकेल रूल, और इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और ये रूल एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करता है। हकल रूल डिटरमाइन टू एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिकता को निर्धारित करता है। कभी कभी हकल का ये छोटा सा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एरोमेटिसिटी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये पूछी जाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या पिक्चर ये पूछी जा सकती है एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग, एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग, एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या पिक्चर पूछी जा सकती है। इसमें डायग्राम बन सकता है। एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या है ये पूछी जा सकती है। एरोमेटिक कैरेक्टर्स, एरोमेटिक कैरेक्टर्स यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ रिएक्शन यहाँ पर नेम रिएक्शन है, देखना। हीडेलक्राफ्ट्स, हीडेलक्राफ्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हीडेलक्राफ्ट के साथ यार जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वो है भाई फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, बुर्ज फिटिक रिएक्शन, बुर्ज फिटिक रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म में सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, व्हीलैंड इंटरमीडिएट मतलब व्हीलैंड मध्यवर्ती। ये बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस है जो आते हैं, एक कमेंट्स पूछी जा सकती है यहाँ पर। इसी में हम आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हम आगे बढ़ते हैं, देखना। यूनिट थर्ड में आपके हैं ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। अभिविन्यास में क्रम ब्राउन गिब्सन का रूल है, हेमिक इलिंगबर्ट का रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिक इलिंगबर्ट रूल और क्रम ब्राउन गिब्सन, क्रम ब्राउन गिब्सन रूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आ सकते हैं भाई। और ये मैं बता दूं ओरिएंटेशन क्या है। ऑर्थोपेरा, जो ऑर्थोपेरा मेटा, इनको डिटर्मिनेशन करने के जो ओरिएंटेशन है वो बात है। यहाँ पर इसमें ऑर्थोपेरा रेसो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपके लिए, इससे क्वेश्चन बनता है। ऑर्थोपेरा अनुपात क्या है। बर्च रिएक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बर्च रिएक्शन, बर्च अभिक्रिया। और एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब सक्रियकारी और निष्क्रियकारी प्रतिस्थापी, ये क्या चीज है।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो पूछा जा सकता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वैसे तो मैं जो इम्पोर्टेंट बना के लाया हूँ वही है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करने वाला हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ही कम बनाए मैंने शॉर्टली, लेकिन ये सिलेबस बहुत लंबा है भाई, सिलेबस बहुत लेंदी है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख बोलते हैं हिंदी में से। अभी यूनिट 3 में और चल रहा है, क्योंकि अभी तो इसमें तीसरा भी पार्ट है एल्केल हैलाइड्स का। तीसरा पार्ट क्या है यूनिट 3 में? एल्केल हैलाइड्स का है, एल्केल हैलाइड्स का दोस्तों तीसरा पार्ट। एल्केल हैलाइड में देखो पहले तो इनकी बात करेगा ये, तो एल्केल हैलाइड में देखो जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड्स क्या है, बिस डाई हैलाइड क्या है, और बाइनेल हैलाइड क्या है। बाइनेल हैलाइड क्या है इसके बारे में? एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एरेल हैलाइड, ये हैलाइड है या किसी से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो देखो जेम डाई हैलाइड, जब एक ही कार्बन में 2 हेलोजन हो, when both halogens are situated only one carbon atom, that is जेम डाई हैलाइड। यदि दोनों हेलोजन एटम्स पड़ोसी पर हो, नेबर पर हो, एडजेसेंट कार्बन हो तो बिस डाई हैलाइड बोलेंगे। बाइनल मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन होना चाहिए, बाइनल हैलाइड है। एलिलिक हैलाइड sp2 के पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उस पर हेलोजन होना चाहिए, तो ये एलिलिक हैलाइड है। एरिल मतलब बेंजीन रिंग पर कोई भी हेलोजन हो तो उसे एरिल हैलाइड बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर इसके बाद SN1 SN2 मैकेनेज पूछ सकती है, मैकेनेज रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनेज, एक तरह से मैकेनेज रिएक्शन डाल देता हूँ मैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। इसमें देखो क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्लोरोफॉर्म का जानते हैं आप, एनेस्थेटिया, एनेस्थेटिक होता है, बेहोशी लाने में काम करता है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में क्यों नहीं रखते, सन से दूर क्यों रखते हैं, सनलाइट से अवे क्यों रखते हैं, दूर क्यों रखते हैं। क्लोरोफॉर्म एक फास्जिन गैस बनाता है, ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन की मेथड्स हैं, एक है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4 को पायरीन नाम से आग बुझाने में यूज करते हैं, है ना। और अब इसका देखो अभी अगला टॉपिक है इसमें, अगला एरिल हैलाइड्स वाला। एरिल हैलाइड्स में देखो यहाँ पर BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, इनकी प्रिपरेशन की मेथड पूछी जा सकती है, इनकी एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेज एलिमिनेशन, मतलब प्रतिस्थापी अभिक्रिया तथा एलिमिनेशन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इनकी थोड़ी कंपेरिजन पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना इस बात को। ये थोड़ा सा यूनिट 3 तक का, अभी तो यूनिट 3 का ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो यूनिट 4 की बात करेंगे हम लोग, यूनिट 4 की बात करने वाले में। यूनिट 4 रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री। यूनिट 4 है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। यूनिट 4 कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट है, उष्मा गतिकी। पहली बात तो ध्यान रख लेना इसमें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, मतलब विस्तीर्ण गहन गुण क्या है ये पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब तंत्र के प्रकार, एक तंत्र रिलेटेड डेफिनेशंस ये जरूर पूछा है, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड डेफिनेशंस।
और बहुत सीधा पोर्शन है, बहुत इजी पोर्शन है, इसको ज्यादा ज्यादा करें। देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का पहला नियम। अब इसके स्टेटमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और कई बार क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट के पहले नियम के कथन क्या है, ध्यान रखना। सेकंड लॉ स्टेटमेंट्स हैं, डेरिवेशन है इसका, डेरिवेशन। फर्स्ट लॉ को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन रूल भी बोलते हैं इसको हम। इसमें सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक है, एंट्रोपी से रिलेटेड। तो इसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बन जाती है। एंट्रोपी की जिस तरह की व्यवस्था है वो एंट्रोपी सब तरह पूछी जा सकती है। एंट्रोपी के बारे में क्वेश्चन बनाया भी था एक मैंने, जनरल आइडिया। यहाँ पर सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बनता है, डिफरेंट स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट जरूर पूछे, इसके स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की तुलना में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड लॉ के कथन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं, पूछे गए। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी मतलब संसार की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एक रैंडमनेस, एक अव्यवस्था, डिस्टर्बेंस, इससे रिलेटेड सेकंड लॉ। थर्ड लॉ है किसी, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्टेटमेंट्स और एक स्टेटमेंट है, ज्यादा नहीं है, किसी भी आइडियल सिस्टम की एंट्रोपी जीरो। ये क्या करता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जहाँ पर एंट्रोपी जीरो हो। तो ये थर्ड लॉ से रिलेटेड है, यहाँ पर आप ध्यान रख लेना। और इसमें स्कोर करवाने वाली यूनिट है ये किरचॉफ इक्वेशन। इसे किरचॉफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरचॉफ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ है ना। नेम एंथैल्पी, अगला इसमें एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी रिलेटेड है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या समझे, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। कार्नो एफिशिएंसी, कार्नोट थॉर्म, मतलब कार्नो प्रमेय, ये पूछी जा सकती है भाई। और यहाँ कार्नो से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटीशन कह रहा हूं। कार्नो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीधा है, ज्यादा नहीं है। ट्राउटन का नियम, इसमें देखो ट्राउटन का नियम, कहाँ बोल रहे हो भाई, ट्राउटन लॉ, जूल, थॉमसन कोफिशिएंट, डेरिवेशन है भाई, ये डेरिवेशन आएंगे। सीबी रिलेशनशिप, ये भी डेरिवेशन है। और इजी और है, सीधे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, टफ नहीं है। और टफ हो चाहे सीधे हो भैया, याद तो करने पड़ेगा, रटना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई काम नहीं चलेगा। हम भी आपके लिए मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कुछ आ जाए, आपकी नैया पार लग जाए, बड़ी अच्छी बात रहेगी ना। नहीं तो आपकी बैग चलती रहेगी, ध्यान रख लें। पहले बैग आ रही यूनिट 5, देखो बहुत लेंथी सिलेबस है। यूनिट 5 है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है, सॉल्यूशन एंड कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज में है।
तो इसमें पहले आपको ध्यान रखना सॉल्यूशन रिलेटेड है, ये बिलियन वाले पार्ट से है सॉल्यूशन एंड कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी ये है। तो आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। यहाँ से इसके एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, अंतर है, कैसे पूछ सकते हैं। देखो इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, राउट लॉ डायरेक्ट। इसमें हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, राउट का नियम, हेनरी का नियम है। इसमें मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन की सांद्रता को निर्धारित करने की विधियां। तो ये विधि तो बहुत ही ज्यादा आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे। पहले ही मोल फ्रैक्शन मतलब मोल भिन्न, मोलरिटी, मोलरता, मोलैलिटी, मोललता, इनमें नाम में थोड़ा सेम है, नाम इनके थोड़े सेम है ना। मोलरता, मोललता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, अपने बोलते हैं फॉर्मेलिटी, लेकिन वो फॉर्मेलिटी अलग है, फॉर्मलता है। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, यहां से क्वेश्चन वही आते हैं। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीबी, ये इस तरह का टॉपिक है, इस तरह का एरिया जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। इसी में आपका है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स इसका मतलब स्थिर क्वाथी। क्या है इसका मतलब? स्थिर क्वाथी। इसमें डेल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। इसी में है भाई अगला एलिवेशन ऑफ बीपी, एलिवेशन ऑफ बीपी मतलब क्वथनांक का उन्नयन। इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, यह है हिमांक का अवनमन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक कैसे बना सकते हैं? और यहां पर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ऑस्मोसिस, परासरण, डिफ्यूजन, विसरण, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य आणविक द्रव्यमान, ये है। इसमें जैसे एसिटिक एसिड का हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, एसिटिक एसिड का जो होता है 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन कितना आता है एक्सपेरिमेंटल 120 आता है। ये एबनॉर्मल मोलर मास का वेरी बेस्ट एग्जाम्पल है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये पूछा जा सकता है भैया, मेरी तरफ से नहीं है, ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ मैंने बनाए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए हैं आपके लिए।
मेहनत की है, थोड़ी बहुत मेहनत करी है, लेकिन ध्यान रखना इनको ज्यादा पढ़ें। एग्जाम के समय पढ़ना सब कुछ नहीं, अब इनको ज्यादा पढ़ लें बस, क्योंकि पूरी साल आप, और एक बात ध्यान रखो कि जो आपने पूरी साल पढ़ा याद नहीं हुआ, पढ़ा याद नहीं हुआ, पढ़ा याद नहीं हुआ, लेकिन अब उनको छोड़ दो, मत पढ़ो। अब उनको पढ़ें जो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ऐसी 3-4 मिनट अच्छी तरह से क्लियर कर लो जो आप स्कोर करवा दें। इस बात ध्यान रखें ताकि आपकी स्कोर अच्छा हो जाए। और पेपर करते समय कॉपी में बिल्कुल गलती नहीं करें। कट पट्ट को निशान बिल्कुल लगाएं, काट चाट बिल्कुल नहीं, काट चाट नॉट अलाउड, क्योंकि उससे क्या कि मार्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, आपके नंबर अच्छे नहीं आते। तो ध्यान रखना ये इस बातों का। और सीधे को ज्यादा पहले करें, जो इजी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले क्वेश्चन करने का प्रयास करें, टफ है उनको बाद में करें, लेकिन क्वेश्चन कोई छोड़े नहीं। क्वेश्चन का आंसर जब क्वेश्चन लिखना पड़े, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखें, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।